युवक बिरादरी के हमारे करीबी जो आए हुए हैं स्वर क्रांति मैडम, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं मेरे एक तरफ जो है मैं इसके साथ पड़ा हुआ हूं और अभिजीत के साथ मैंने काम किया हुआ हूं। सत्यजीत के साथ मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, वो इंजीनियरिंग पास हो गया, मैं फेल हो गया। अभिजीत के साथ मैं एनडीटीवी में पूना में मैंने 12 साल काम किया। एक दिन पत्रकारिता छोड़ी और सोचा कि कब तक खबरों के पीछे दौड़ोगे, खुद खबर बन जाओ। ये शायद आप लोगों को एक मजाक के तौर के ऊपर लग रहा होगा, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि 2014 के अंदर जब मैंने 24 साल की मेरी पत्रकारिता के जीवन की का अंत कर रहा था, तब मन में यह ख्याल नहीं था कि मुझे राजनीति में जाना है। मैं सोचा कि 2-4 महीने आराम करूंगा, फिर जाकर किसी जर्नलिज्म कॉलेज के अंदर बच्चों को पत्रकारिता पढ़ाऊंगा। लेकिन जब यहां पर आया तो इलेक्शन का माहौल चल रहा था। महज 1 महीना बचा हुआ था इलेक्शन होने के लिए 2024 का। मैं सितंबर में रिजाइन किया था और अक्टूबर में इलेक्शंस होने वाले थे। सोचा 2-4 महीने आराम करेंगे, घर में जाएंगे। यहां आने के बाद पता चला कि शहर के जितने भी लुच्चे लफंगे और बदमाश है वो सब टिकट की लाइन में खड़े हुए हैं कि हमें टिकट मिलने वाला है, हमें टिकट मिलना चाहिए। मैं अपने दोस्तों से ये कहता था कि राजनीति के अंदर क्यों पढ़े लिखे अच्छे लोग नहीं आते, तो हर एक की सोच ऐसी थी कि नहीं, राजनीति के अंदर आने के लिए पैसा लगता है, ताकत लगती है, मनी पावर, मसल पावर लगता है। एक दिन ऐसे ही बैठे थे, एक दोस्त जिसको थोड़ा सा राजनीति का कीड़ा था, उसको हम पुश कर रहे थे कि ले ले भैया, ले ले, कर ले, तू कर ले। उसने गुस्से में मुझसे ये कहा कि तेरे पास तो नौकरी भी नहीं बची है, तू क्यों नहीं लड़ लेता। मैंने सोचा कि हाँ, मैं दूसरों को क्यों कह रहा हूं, मैं खुद क्यों नहीं कोशिश कर रहा हूं। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी। तो 2014 के अंदर मैं एमएलए बना, एक ऐसी पार्टी से कि लोग मेरे करीब में भी नहीं आते थे। एमआईएम पार्टी से, एमआईएम पार्टी का आमदार चुनकर आना, एक ऐसे शहर से कि जहां का कल्चर, जहां की तहजीब, जहां अलग अलग जाति, धर्म, राजनीति का एक बहुत बड़ा गढ़ और कम्युनली हाइपर सेंसिटिव सिटी जिसे कहा जाता था, उस शहर से चुनकर आना मेरे लिए एक चुनौती थी। मैं ये जानता था कि मुझे सिर्फ अंदर जाने का मौका मिलना चाहिए। इस शहर को भी बदलूंगा और लोगों की सोच को भी बदलूंगा। और 2014 के बाद से मैंने कभी भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया कि जिसका जात, धर्म और मजहब से ताल्लुक रखते हो। मैंने जो भी काम किया या जो भी कर रहा हूं, मैं यही देखकर करता हूं कि मुझे 5 साल का मौका मिला है। उन 5 सालों के अंदर कुछ ऐसा काम करके जाओ कि 20 साल के बाद भी लोगों ने बोलना चाहिए कि इस शहर का एक खासदार हुआ करता था, उसने ये काम करके गया है। तो वो सोच लेकर मैं आगे बढ़ा और 2019 के अंदर महज जब 22 दिन बचे हुए थे, कोई नहीं चाहता था कि मैं इलेक्शन लोकसभा का लड़ूं। कोई मानने को तैयार नहीं था कि लोकसभा का इलेक्शन, कोई बंदा कह रहा है कि मैं 22 दिन पहले कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन। मुझसे मेरे पार्टी के अध्यक्ष ने पूछा कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके उसमें आती है, मतलब मुझे नहीं पता है। पोलिंग बूथ कितने हैं, मतलब मुझे नहीं पता है। मुझसे ये कहा गया कि गांव कितने हैं तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और ईमानदारी से कहता हूं
2019 के अंदर मुझे पता नहीं था कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर गांव कितने आते हैं, लेकिन सिर्फ एक जुनून था कि सिर्फ दो ही बातें हो सकेगी, अगर मैं लड़ा या तो जीतूंगा या हारूंगा। अगर जीत गया तो एक नई पहल मैं रखूंगा, और अगर हार गया तो ये सोचूंगा कि कहां मुझसे गलती हुई है करके। 5 साल मैंने ऐसा क्या काम किया था कि जिसकी वजह से लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया है करके। 22 दिन पहले खड़ा हुआ, लोग समझते थे कि ये थोड़ा सा मेंटल हो गया, लोग जिंदगी गुजार देते हैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं खड़े रहा और यहां पर किन किन को हराया रुपेश भाई जानते हैं अच्छे तरीके से। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि आप लोग, एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके जोश को देखकर, एक एमपी जो है, एक नेता जो है, मैडम दिन में बहुत सारे बकवास प्रोग्राम अटेंड करता है, मुझे यहां पर आकर वाकई में बहुत खुशी हुई, क्योंकि रात के वक्त में जब ये गाने चल रहे थे तो ये लड़के और लड़कियों का जो जोश था, ऐसा नहीं था कि हमारे ऊपर एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और वो कंपलसरी सब्जेक्ट पूरा करके हमें बाहर निकलना है टाइम देके कि कब खत्म होगा करके। एक एक गाने के ऊपर आप लोगों का जोश था। मैं मैडम आपको ये कहना चाहता हूँ, 2024 का इलेक्शन महज 6-7 महीने दूर है। अगर कुछ हो गया तो युवा बिरादरी के अंदर मुझे भी कुछ रोल दे दीजिएगा उसमें, कि मैं भी क्योंकि अभी भी तो आपको पता होगा कि शहर के जितने भी हैं पूरे सब गैंगअप हुए हुए हैं कि ये बंदे को नहीं जीतने देना है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने पिछले 5 सालों के अंदर लोकसभा के अंदर जितने भी मुद्दे उठाए हैं, एक आवाज जो पहुंचाई है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग सब यंगस्टर्स हैं, मेरे हिसाब से कितने सारे तो शायद हो सकता है कि पूरे के पूरे फर्स्ट टाइम वोटर्स रहेंगे इस बार। मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि इस देश के अंदर राजनीति उस वक्त बदलेगी जब आप कैंडिडेट को देकर वोट करेंगे, ना कि राजनीतिक पार्टी को देकर वोट करेंगे। क्योंकि आज हो ये रहा है कि राजनीतिक पार्टी किसी को भी टिकट दे देती है और हम उसके पीछे चले जाते हैं, ये ना देखते हुए कि वो आदमी हमारे लिए सुख दुख अच्छे बुरे वक्त के अंदर खड़े रहेगा या नहीं रहेगा। जिस दिन वोटर्स ने कैंडिडेट को देखकर वोट देना शुरू कर दिया, पार्टियां खुद ब खुद अच्छे कैंडिडेट्स मैदान के अंदर उतारना शुरू करेंगी। इसीलिए ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है, और मुझे यकीन है कि आप लोग अपने तौर के ऊपर ये नहीं समझना कि मैं अकेले क्या कर सकती हूं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं करके। पार्लियामेंट में कभी देखिए अकेला क्या कर सकता है करके। तो आंकड़े मायने नहीं रखते। अगर इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, अगर आपने ये तय कर लिए कि नहीं मैं अपने तौर के ऊपर, मैं पूरी दुनिया नहीं बदलने के लिए चला हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कोई एक अच्छा काम मैं अपने 5 साल के पीरियड के अंदर, लोग मुझसे कहते हैं कि तुमने क्या किए है 5 साल के अंदर, मैं जल्दी से बताना चाहता हूं। मेरे अपने कुछ नियम है, उसूल है, जो मैं कभी राजनीति की वजह से उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया। अगर आज मेरे शहर के अंदर किसी ने ये कहा कि हमें एक किसी महापुरुष का पुतला बनाना है या किसी का स्मारक बनाना है, तो इम्तियाज जलील उसका विरोध करता है। इसलिए विरोध करता है कि मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर बहुत सारे महापुरुष हैं, और मैंने किया हुआ हूं, मैंने विरोध किया हुआ हूं बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों की गालियां भी खाया हूं उससे। लेकिन मैंने जब विरोध किया तो क्यों किया ये भी दिखाया हूं। जैसा आपको एक बताऊं, मैं जालना रोड के ऊपर, औरंगाबाद की सबसे कीमती जमीन जालना रोड के ऊपर है, एक महान नेता के ऊपर वहां पर एक स्मारक बनाया जा रहा, सरकारी जमीन उसको दी जा रही थी। मैंने कहा कि अगर सही मानों में उस महान शख्स को श्रद्धांजलि देना है तो उसके नाम पे या तो स्कूल खोलो या हॉस्पिटल खोलो। लेकिन चूंकि बड़े दुर्भाग्य की बात है, और ये हकीकत है, ये सच्चाई है, तुम इसे मानो या ना मानो, इस देश के अंदर जात धर्म बहुत मायने रखता है। अगर तुम कुछ कहोगे तो वो स्वीकार रहेगा, लेकिन इम्तियाज जलील जब कहेगा
तो मुझसे कहीं ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। ये इसलिए पूछा जाएगा कि तुझे लायकिया रहेगा, तुझे हिम्मत कशी थाली कि तू याचा विरोध कर दो। मैंने ये मुद्दा असेंबली के अंदर उठाया कि नहीं, वो जमीन के ऊपर अगर बनाना है तो अस्पताल बनाओ। इस शहर के अंदर अस्पताल की जरूरत है, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि कोरोना के अंदर हर कोई जो मरा है वो सिर्फ उस वायरस की वजह से नहीं मरा है। हमें मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई नहीं गई थी, कहीं बेड्स थे तो डॉक्टर साहब नहीं थे, डॉक्टर्स थे तो नर्सिंग स्टाफ नहीं था, नर्सिंग स्टाफ था तो रेमडेसिविर नहीं मिल रही थी। ये हकीकत थी, कोई नहीं सुना। तब मैं जाकर PIL हाईकोर्ट के अंदर फाइल किया और उसका नतीजा ये हुआ कि जिस जगह के ऊपर एक स्मारक बनाया जा रहा था एक नेता के नाम के ऊपर, आज उसी जगह के ऊपर 400 बेड के हॉस्पिटल का काम शुरू है। 400 बेड हॉस्पिटल। तो जो लोग मुझे गालियां देते थे, आज वही लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ विरोध करना है बोल के विरोध नहीं किया है, मैंने उसका नतीजा लेकर आया हूं। और आज कल मैं रहूं ना रहूं, कल मैं जिले का खासदार रहूं ना रहूं, लेकिन एक बात तो है कि आज से 25-30 साल बाद भी जब आपके बच्चे होंगे और आप उस अस्पताल के सामने से गुजरेंगे तो आप कहेंगे कि जिले का एक खासदार हुआ करता था, उसने स्मारक को की जगह के ऊपर यह अस्पताल बनवाया था करके उसने। तो ये सोच लेकर अगर हम आगे बढ़ते तो यकीनन बहुत कुछ हम कर सकते थे। मुझे बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों का जोश और जज्बा, जो डांस और गाने आप लोग सुन रहे थे, उसमें मैं भाषण नहीं देना चाहता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सत्यजीत खारकर और मैं, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। ये नॉनवेज नहीं खाता है, ये मेरे घर पे ही हम साथ में पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते हमारे को बड़ा ये रहता था कि यार गलती से अगर अपन नेता बन गए तो कैसा। तो फिर हम हमारे सोफे के ऊपर खड़े हो जाते थे, फिर ये मेरा इंटरव्यू लेना, मैं इसका इंटरव्यू लेना। आज मैं सोचता हूं अगर मैं उस वक्त पढ़ लेता था लेकिन अभी जो इम्तियाज ने कहा वो बहुत सच है। 1987 इम्तियाज के घर हम लोग कॉलेज होने के बाद रात में मैं इम्तियाज के घर पे रहता था और हमारी राजनीति की बात होती थी। अक्सर जो इम्तियाज को पसंद नहीं है चीज़ें, हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म, ये सब उसको पसंद नहीं था, तब भी नहीं था, आज भी नहीं। उसके उसूल बिल्कुल पक्के हैं, इरादे भी पक्के हैं। तब हम इससे सवाल किया करते थे कि कल अगर आप खासदार साहब बन जाओगे तो आप क्या करोगे। और कहीं उस चर्चा में मुझे ऐसा लगता है कि इसकी नींव एक रखी गई कि मुझे कुछ करना है और उसका वो सपना